ये भी बताइए क्या लिखा है। सर डिटरमिनेशन ऑफ आर्टियल ब्लड प्रेशर में टेबल में बस दो टाइप के टेबल है। इसमें पहला टेबल है 3 कंसेक्यूटिव रीडिंग आर रिकॉर्डेड एज अंडर। इसमें 3 कॉलम दिए हैं, रीडिंग, पैल्पेटरी मेथड और एस्टिमेटरी मेथड। पैल्पेटरी मेथड के अंदर भी दो दो कॉलम दिए हैं, सिस्टोलिक प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी और मीन सिस्टोलिक प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सिस्टोलिक प्रेशर में हमने सर 3 बार रीडिंग ली ब्लड प्रेशर की और मेन सिस्टोलिक प्रेशर में उन तीनों का मीन निकाल कर दिखाया। तो आप जो रीडिंग लेंगे क्या लगातार लेंगे? लगातार 3 रीडिंग लेंगे? जी सर, लगातार नहीं, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहला रीडिंग लेने के बाद 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद में सेकेंड रीडिंग लेना है, फिर 5 मिनट के बाद में थर्ड रीडिंग लेना है। 5 मिनट के बाद। जी सर। फिर इसमें दूसरा एस्टिमेटरी मेथड है। फिर मीन कैसे निकालेंगे? सर मीन में तीनों जो है उनको प्लस कर देंगे और यदि 3 रीडिंग है तो उनको 3 से डिवाइड कर देंगे। यदि नहीं है, हमारे पास 3 ही रीडिंग है तो 3 से ही डिवाइड करना है। पहले उसको जोड़ना है, सभी रीडिंग का पहला रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग जोड़ना है। उसके बाद में 3 से डिवाइड करना है। फिर एस्टिमेटरी मेथड में सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, उसमें भी हमने 3 रीडिंग ली और फिर उसका मेन सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी में उसका भी मीन निकाला। सिस्टोलिक का 3 बार 5-5 मिनट के गैप से लिया और फिर उसका तीनों का मीन निकाला। फिर सेम डिस्टोलिक प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मर्करी 3 रोज में उनको 3 बार 3 रीडिंग ली। 5-5 के गैप से जब हम लेंगे तो सब उसी टाइम सिस्टोलिक भी ले लेंगे और डिस्टोलिक भी ले लेंगे। फिर उनका मीन निकाल के मीन डायस्टोलिक प्रेशर यहाँ हो जाएगा। नहीं, डायस्टोलिक में आपने 3 रीडिंग लिया, डायस्टोलिक में 3 रीडिंग 5-5 मिनट के अंतराल में, जी सर। फिर उसका मीन निकाला। उसका मीन निकाला। तो आपका आखिरी रिजल्ट क्या होगा? टेबल देखिए, आखिरी रिजल्ट क्या मिला? आखिरी रिजल्ट सर जो मीन है सर वही बोलेंगे, सिस्टोलिक का जो मीन है और डायस्टोलिक का जो मीन है वही आखिरी रिजल्ट बनाना। और उसको कैसे लिखा जाता है? सपोज करिए सिस्टोलिक में आपका मीन आया है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और डायस्टोलिक में आया है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो आप लिखेंगे कि आई हैव एग्जामिन्ड मिस्टर मिसेज कुमारी, नाम लिख के ये इतनी मेल फीमेल और हिंदू मुस्लिम, ये लिखने के बाद में हमको लिखना पड़ेगा कि आई हैव एग्जामिन एंड द रिजल्ट इज एज अंडर। मतलब सिस्टोलिक प्रेशर इतना, डायस्टोलिक प्रेशर इतना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर का जो रीडिंग है उसके अंडरलाइन करके डायस्टोलिक रीडिंग लिख सकते हैं। जैसे 120/80, 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये आपका पहला टेस्ट है, मैंने पहला टेस्ट मतलब ये आपको प्रैक्टिकल में करना है। एग्जामिनेशन के टाइम पे भी आपको सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, उसी सब्जेक्ट का आपको रिजल्ट एग्जामिन करने के बाद में रिजल्ट ऐसे लिख के देना है तो आपकी पूरी कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा। दूसरा जो कॉलम है, दूसरे कॉलम में सर इसमें अलग अलग कंडीशन में हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग कंडीशन का अर्थ क्या है? फर्स्ट को दिया है ऑन नहीं, इसका अर्थ क्या है? सर उसकी पोजीशन कैसे देखने को है। इसका अर्थ ये है कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर वेरी करता है, इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। अगर इसमें कम ज़्यादा होता है इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमार हैं, ये हमारा नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ही है। क्या क्या है कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन दी है ऑन सिटिंग, ऑन सिटिंग। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ऑन स्टैंडिंग, ऑन स्टैंडिंग। थर्ड कंडीशन है मिड एक्सरसाइज, इसमें उनको 10 टाइम्स अप एंड नहीं डाउन। नहीं, माइल्ड एक्सरसाइज। तो ये 3 कंडीशन जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये कंडीशन में ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये हमको एग्जामिन करके बताना। सीटिंग में क्या बढ़ेगा या स्टैंडिंग में क्या बढ़ेगा, ये
स्टैंडिंग में दिक्कत क्या होगा, बताइए क्या दिक्कत होगा? सर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हार्ट के साथ में लेवल में लाने में सर प्रॉब्लम होती है, हमें टेबल पर रखना पड़ेगा उसको, जो उसका रिस्ट है तो हमें नहीं फिक्स करना पड़ेगा, जो आर्म है उसको नहीं फिक्स करना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सर सही से आवाज़ नहीं आएगा, तो हार्ट लेवल पे रखना पड़ेगा, बात सही है। और दूसरा तो रिजल्ट है कि उसको तो खड़ा रखना है। अभी मैं ये कैसे करना है इसका डेमोस्ट्रेट करूँगा। उसके बाद में माइंड एक्सरसाइज में कैसा करना पड़ेगा, प्लेन अप एंड डाउन करना पड़ेगा, उठक बैठक उस लगाना। सब्जेक्ट को बोलना पड़ेगा आप उठक बैठक करिए 10 बार, और उसके बाद में तुरंत उसका ब्लड प्रेशर लेना पड़ेगा। क्या ये बार बार हम कराएंगे? जैसे हमें 3 रीडिंग लेनी है ऑस्कलटेटरी में और पैल्पेटरी में, क्या हम बार बार कराएंगे? तो 3 बार कराएंगे। बार बार कराएंगे, याद रखिए कि एक बार कराने के बाद में आपने 3 रीडिंग लगातार ले लिया नहीं चलेगा, आपको बार बार करा के लेना है। तभी हमको देखना है कि बार बार में क्या रीडिंग में वेरिएशन आ रहा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो दिक्कत ये सर जब हम माइंड एक्सरसाइज में कराएंगे तो उसमें फिर वेट कितना करेगा अपन सेकंड उसको फिर से टेस्ट लेने के लिए रीडिंग लेने के पहले लिए। आपने एक्सरसाइज कराया 10 बार, जी सर। उसको बिठाया, उसका रीडिंग लिया, जी सर। तो पहले रीडिंग हो गई। फिर 5 मिनट उसको रेस्ट दी, फिर उसके बाद में फिर उसको माइंड एक्सरसाइज 10 बार करेंगे, फिर रीडिंग लीजिए, ऐसा करके 3 बार करेंगे। ठीक है? और कुछ क्वेश्चन? तो अभी आप लोगों ने जिन लोगों के पास में ब्लड प्रेशर मशीन है वो प्रैक्टिस कर चुका होगा, जो नहीं है उसमें चिंता की बात नहीं है। ये हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराएंगे, सबसे कराएंगे, सबको आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आगे के एक उद्देश्य है कि हम जन समुदाय में जाके उसकी ब्लड प्रेशर मापना है, और उसमें हमको कई लोगों का ब्लड प्रेशर माप की सही रीडिंग देनी है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस हम बाद में कराएंगे सबको। जिनके पास मशीन है वो अभी से प्रैक्टिस करते रहे, ताकि लॉकडाउन के बाद में जब आप लोग क्लास में आएंगे आप एकदम एक्सपर्ट बन के आएंगे कि हाँ हम ब्लड प्रेशर माप सकते हैं। और बंद कल मेरा तबीयत खराब रहा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्लड प्रेशर में क्या हो सकता है, तो इसलिए लोकेश सोनी और सतीश मिश्रा ने हमारा ब्लड प्रेशर मापा। लोकेश ने एकदम सही रिजल्ट दिया है, क्योंकि लोकेश प्रैक्टिस कर पाया था। सतीश के साथ पास में बेचारे की मशीन नहीं है, बताया कि रीवा में रह गया है। रीवा में है? तो जब हमारे ब्लड प्रेशर मापा, सतीश से क्या गड़बड़ी हुई, सतीश बोलने लगा कि सर आपकी ब्लड प्रेशर है, कितना बोला था आपने? 798 और नीचे का कितना बोला था? 68 बोला। नहीं, ये तो बाद में बोला, पहले तुम क्या बोल रहे थे? पहले मैंने 70 के आसपास बोल रहे थे ना, फिर नीचे का कितना बोल रहे थे? नीचे का 68 बोला। 68 कहाँ बोला था? नहीं अरे डॉक्टर सिंगर, ये वेरिएशन आपको पहले आएगा। जैसे अभी आपने मेजर किया, थोड़ी देर के बाद मेजर किया, फिर थोड़ी देर के बाद किया, या आज के बाद में कल किया। अगर वेरिएशन ऐसा 10-15 के बीच में रहता है, दैट इज नॉर्मल। आज आपने अभी जो ब्लड प्रेशर किसी का देखा और कल जिसका देखेंगे, अगर इसमें वेरिएशन आते हैं दैट इज नॉर्मल। क्यों? मैंने पहले ही बोला है कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, फिजियोलॉजिकल अवस्था कंडीशन माने हम बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं, जंप कर रहा है, काम कर रहा है, हमारे मेंटल टेंशन आ गया है, ये सारी इमोशन आ गया है, एंग्जाइटी आ गया है, डर आ गया है, तो इसमें वेरिएशन होता है। 10 से 15 वेरिएशन होगा। खाना खाने के बाद बढ़ जाएगा, लेटने के बाद में आफ्टर स्लीप कम हो जाएगा। स्लीप से अगर आपने उठा, जैसे आपने उठा, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्लड प्रेशर कब होते हैं? इसको कहते हैं बेसल ब्लड प्रेशर।
बेजल मतलब जब बॉडी हमारा रेस्ट है, कैसे रेस्ट है, फिजिकली एंड मेंटली। फिजिकली मतलब हमारे डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रहा, हम लेटे हुए हैं। इसीलिए बेजल ब्लड प्रेशर मापने के लिए कहा जाता है कि आदमी को खाना खाने को कम से कम 8 से 12 घंटा होना चाहिए उसके बाद, और मेंटली रेस्ट होना चाहिए, और उसके नींद के बाद। इसीलिए बेजल ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह जब आदमी या पर्सन जाते हैं तो इस तरह से उठने के बाद में हम मापते हैं। क्यों? उस पीरियड में आदमी के शरीर की पूरे बॉडी का कंडीशन की डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट सिस्टम नॉर्मल काम कर रहा है, कोई टेंशन भी नहीं है, और उसके डाइजेशन भी प्रॉपर रहा। हमने के पहले ही बोला था खाना खाने के बाद पड़ेगा, तो खाना खाने के बाद तो कई घंटा हो चुका होगा। जैसे रात को खाना खा रहे, सुबह में उसका ब्लड प्रेशर माप रहा हूँ, कई घंटे हो चुका। मेंटली वो भी रेस्ट रहा, उसके नींद बराबर आई। तो इसीलिए सुबह का जो ब्लड प्रेशर 20 मिनट के बाद जो हम मापते हैं वो है बेजल ब्लड प्रेशर, और वो सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड प्रेशर होती है बॉडी के लिए, जो फिजियोलॉजिकल ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। आदमी बहुत चल के आया, दौड़ के आया, और आपने ब्लड प्रेशर देखा, और आपकी ब्लड प्रेशर जो आ रहा है बढ़ा हुआ है, आपने देखा, आपको डर पैदा हुआ कि अरे ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है, आप तुरंत उनको कह दिया कि अरे आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। आप जैसे कोई आता है उसको आप रेस्ट लेने बोलिए, बिठाइए, उससे बात करिए, मेंटली उसको टेंशन फ्री करिए, मेंटल टेंशन को उसको फ्री करिए, बात करिए, उसके बाद में आप उसको ब्लड प्रेशर मापिए, वो सही ब्लड प्रेशर मापिए। और खाना खाने के बाद तो तुरंत मापना नहीं चाहिए, 10 से 15 मिनट की तरह मापने का वेरिएशन आएगा, ये ध्यान में रखना है। तो इसी ध्यान को रखते हुए आप लोग ब्लड प्रेशर मापिए। इसकी फिजियोलॉजी पढ़ना आवश्यक है। इसका पहला होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन मैंने पहले कहा था कि इट इज द लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड व्हाइल फ्लोइंग द ब्लड वेसल्स। सो जब ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, उसके पेरिफेरली वो एक चाप देता है, दाब, प्रेशर, तो वो प्रेशर को हम माप रहे हैं। और मैंने पहले बोला था कि जब ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो होता है, वो एक वेव बन के फ्लो होता है, उसको टर्बुलेंट कहते हैं। टर्बुलेंट क्यों कहते हैं? इसमें एक नॉइज होती है, जो नॉइज हम सुन रहे हैं जब हम ब्लड प्रेशर मापते हैं, जो डिफरेंट आवाज़ आ रही है, ये नॉइज है। ये नॉइज टर्बुलेंस के कारण है। जब हमने ब्लड प्रेशर रेज करते हैं तो वेसल ब्लॉक हो गई, कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। जब हम उसका आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर रिलीज करते हैं तो उसके फ्लो में भी तो रेट कम ज़्यादा होती है, जिस कारण हमको आवाज़ें अलग अलग मिलती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पहला जो आवाज़ आती है वो आपकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जब आवाज़ आना बंद हो गई, एकदम कंप्लीट एब्सेंस, तो हम उसको क्या कहते हैं? डायस्टोलिक। इसके बीच में हमने प्रेशर को आहिस्ता से रिलीज किया, इसलिए आवाज़ अलग अलग आई। इसमें ये प्रूफ हो रहा है कि जब ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो होता है, उसमें टर्बुलेंस पैदा होता है। जैसे आपने लहरें देखी नदी की, गंगा नदी में या समुद्र में लहरें की अकेला रूखा रहता है? नहीं, कभी लहरें उठती है फिर निकलती है, वो वेव बनता है, देखा? यस सर। तो ये लहरें जैसा है, जब लहरें उठती है उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी, गिर जाएगा आवाज़ नहीं होगी। तो इसी टाइप के आप समझ लीजिए, ये बॉडी के अंदर में हमारे कंटिन्यूसली हो रहा है।
बॉडी के अंदर में कंटिन्यूसली हो रहा है, डिफरेंट कंडीशन में आपकी ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है। और मेंटल कंडीशन में जैसे आपको इमोशन आ गया, इमोशन का अर्थ है आवेग, जैसे आप एक्साइटेड हो गए, जैसे आपको कोई डर पैदा हो गया, जैसे आपके कोई चिंता हो गया, ज़्यादा एक्सेसिव चिंता हो गया, जैसे आपको लगा कि हमको ये काम करना है लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है, तो ये जो मेंटल कंडीशन होता है इसमें भी ज़्यादातर कम ज़्यादा होता है, इसमें भी चिंता की बात नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, ब्लड प्रेशर को पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? किताब से पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? डेफिनेशन पढ़ना है, नॉर्मल रेंज को पढ़ना है। हाँ, नॉर्मल रेंज आप पूछ रहे थे, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 140 का, 120 से 140 तक, मतलब 120 to 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है, ये नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक कितना हो गया? 100 से 120 तक, 140 तक, सॉरी 120 से 140 तक। और डायस्टोलिक है 60 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब प्रश्न आता है, सर हम हाई किसको कहेंगे और लो किसको कहेंगे? अगर ब्लड प्रेशर 140 या इसके ऊपर ज़्यादा होता है, इसमें भी कोई फैलासी है। इंडियन पीपल्स के लिए आज दिनांक के लिए ये कहा गया है 145 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या इसके ऊपर जाती है वो हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर किसकी है? सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक क्या है? 90 या 90 के ऊपर। अगर किसी को 90 होता है या 90 के ऊपर होता है तो इट इज द हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर किसको कहेंगे? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 या 100 के नीचे जाएगा और डायस्टोलिक प्रेशर 60 या 60 के नीचे। अब आप फिर क्वेश्चन करते हैं, सर आपने कहाँ से बोल रहे हैं? ये हमने इंडियन पीपल की बात करा। हमारे पास में जो किताबें अवेलेबल है, इंटरनेट में जो सोर्सेज दिया जा रहा है, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इंडियन पीपल्स का क्या है। वेदर के कारण बॉडी के अंदर में कुछ रिएक्शन होती है, इसीलिए इंडियन की क्लाइमेट के अनुसार इंडियन में डिफरेंट कम्युनिटी में भी ब्लड प्रेशर की कम ज़्यादा होती रहती है। इसलिए इतने ध्यान में नहीं रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं उसमें इंडियन पीपल्स के ऊपर में जो वर्क किया गया है उसको आप एक्सेप्ट करिए, उसको याद में रखिए। दूसरा, आप देखेंगे, आप कोई भी किताब खोल के देखिए, जो मैंने रेंज बताया ये किसी से मिलेगा नहीं, ये फैक्ट है। इसलिए चिंता की बात नहीं है, जितना मैंने बोला इतना आप याद रखिए। अब क्या ऐसा हो सकता है कि सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया है और डायस्टोलिक नहीं बढ़ा? ये भी होता है। क्या ऐसा होता है? क्या सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल रहा, डायस्टोलिक बढ़ रहा है? ये नहीं होता। एक चीज और ध्यान रखना है, मैंने आर्टरी पल्स में बोला था कि प्रेशर पल्स इज प्रेशर और वेट। और यहाँ पे है, यहाँ पे जो सिस्टोलिक प्रेशर है और डायस्टोलिक प्रेशर है, अगर मान के चलिए सपोज करिए कि 120 है और डायस्टोलिक 80 है, इसका डिफरेंस कितना हो रहा है?
40, तो 120, 80 और 40, इसका रेशियो कितना हो रहा है? 3:4:1। ये रेशियो में अगर है तो नॉर्मल। एग्जाम्पल के तौर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे किसी को 110 हुआ है और 75 हुआ है, तो 110 से 75 माइनस करिए, कितना आता है? 35। अब ये तीनों को रेशियो निकालिए, अगर वो 4:3:1 में आता है, दैट इज नॉर्मल। ये भी संभव नहीं, लेकिन इसके बराबर अगर आ जाता है, ये नॉर्मल कहा जाता है। अगर आपने देखा कि 120 और 80 मतलब 40 की डिफरेंस है, 40 के डिफरेंस के अगर इसका डिफरेंस जितना कम होगा इसका मतलब है कि उसके हार्ट फेलियर होने का चांस है। तो ब्लड प्रेशर माप के हमको कितनी चीजें मालूम होता है। अभी आपको फर्स्ट ईयर में इतना आप याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर कितना है, लो ब्लड प्रेशर कितना है, दोनों के डिफरेंस कहते हैं पल्स प्रेशर वो कितना है, और इन तीनों को क्या रेशियो है। अब इसको कंट्रोल कौन करता है? इसके कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। इसको कैसे कंट्रोल होती है, इसका फिजियोलॉजिकल वेरिएशन क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। जो बॉडी के अंदर में सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ये दोनों का सिग्निफिकेंस में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है सिस्टोलिक। क्यों? इससे हमें मालूम पड़ता है हमारे बॉडी में हार्ट कैसा वर्क कर रहा है। So it indicates the work done by the heart. अगर हार्ट में कोई डिफेक्ट है, ब्लड की फ्लो में कोई डिफेक्ट है, हार्ट के मसल्स कहीं काम नहीं कर रहा है, तो आपके लिए ब्लड प्रेशर परिवर्तन होते रहेगा। और वही है बीमारी में हमको जाना ही नहीं है, हमको पहले नॉर्मल देखना है। नॉर्मल हमारी मसल कितना काम कर रहा है, नॉर्मल हमारी वाल्व कितना काम कर रहा है, नॉर्मल हमारी ब्लड की फ्लो ब्लड वेसल के थ्रू कैसी जा रही है। अगर ये तीनों चीज़ सही है, लगातार है, और एक दूसरे के ऊपर में अनवरत चल रहा है, मतलब आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। और ये तीनों चीज़ फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर को मेन कंट्रोल करता है। इसके ऊपर में हायर कंट्रोल में नर्वस सिस्टम भी रहता है या कुछ हार्मोन्स भी रहता है। ये आपको फिजियोलॉजी है ब्लड प्रेशर की, ये आपको पढ़ना है। और ये ब्लड प्रेशर की जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, आप लोग उसे समझ लेंगे। ये हमने प्रैक्टिकल कराया। प्रैक्टिकल में हम क्या पूछें, अभी तक मैंने प्रैक्टिकल कराया था। आपको एक चीज़ ध्यान दें, नंबर 1, आपने पेशेंट को कैसे अरेंज किया। नंबर 2, आपने पेशेंट को कैसे काउंसिल किया। काउंसिल मतलब जैसे उसको मुंह कैसे खोलना है या श्वास कैसे लेनी है। तो ये पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट को काउंसलिंग और आपकी पोजीशन, ये 3 चीज़ के ऊपर में नंबर दिया जाता है। आपने क्या वर्क किया, पेशेंट को कैसे काउंसिल किया, और आपने क्या किया। उस जगह में आपको जैसे ब्लड प्रेशर मशीन से मापने दिया है ब्लड प्रेशर को, तो आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन के टाइम पे पहला वाला कॉलम जो रिकॉर्ड बुक में दिया गया है वो भी आपको करना है, वही कॉलम बनाना पड़ेगा, वही 3 रीडिंग लेनी पड़ेगी, और 3 रीडिंग दोनों को लेके जैसे जैसे मैंने बताया वैसे आपको करके रिजल्ट देना पड़ेगा। ठीक है। अगर हमने ऐसा नहीं किया
ये फुल कंप्लीट एक्सपेरिमेंट होता है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, हमने आपसे पूछा कि आप मशीन को अरेंज करके बताइए, तो मशीन अरेंज आप जब करेंगे, कैसे आप रैप कर रहे हैं, कैसे आपने उसकी पल्स को फील कर रहे हैं, कैसे आपने स्टेथोस्कोप को ब्रेकियोलॉजी के ऊपर रख रहे हैं, कैसे आपने ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके ऊपर में आपको मार्क्स नहीं हो। इसलिए आप 3 चीज़ ध्यान रखेंगे कोई भी काम करने के पहले: पेशेंट का पोजीशन, पेशेंट की काउंसलिंग और आपकी पोजीशन। 3 चीज़ में अगर आप परफेक्ट बन गया, तो अगर 5 मार्क्स पूछा जाता है, 5 में 5 ही दिया जाता है, इससे कम नहीं दिया जाता। इनमें से अगर कोई गड़बड़ करेंगे तो आपका नंबर कम जाएगा। दूसरी चीज़ है जो प्रैक्टिकल हेमाटोलॉजी, जैसे जहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट की सिवाय आप काम नहीं कर सकते और सब्जेक्ट के ऊपर में नहीं करना है, कुछ मटेरियल के ऊपर में काम करना है, जैसे ब्लड, जैसे यूरिन, तो इसमें आपको परफॉर्मेंस माने रिजल्ट, आपने रिजल्ट क्या दिया है। सपोज करिए आप पिछली क्लास में डॉक्टर सिंगर ने आपको बताया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो आपको एक एंड रिजल्ट में वो चीज़ को आपको रखना पड़ेगा और टीचर को दिखाना पड़ेगा, सर मैंने ये प्रैक्टिकल किया है, ये हमारा रिजल्ट है। अगर आपने इसको फेंक दिया तो कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, कोई नंबर नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान में रखना है। प्रैक्टिकल में थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक काम करना है। ध्यान से काम करेंगे आपको 100 में 90 तक मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर आप काम करें, ये सबसे इजी है आपको स्कोरिंग करने का। सवाल क्या होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में हर जगह में प्रैक्टिकल है। आपने ब्लड की टेस्ट किया, उसके ऊपर प्रैक्टिकल लिया जाए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो आपको दिखाना भी है, प्रैक्टिकल चल ही रहा है, ऑर्डर पूछा ही जा रहा है। और स्पॉटिंग, आपने इंस्ट्रूमेंट देखा है, इसको हम स्पॉटिंग में रखते हैं। क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट रख के इसके पास में एक स्लिप रखा जाता है, क्वेश्चन स्लिप। उसमें क्वेश्चन लिखा रहता है, 3-4 क्वेश्चन। आपको पहले इंस्ट्रूमेंट को पहचानना है। सपोज ये ब्लड प्रेशर की मशीन रख दिया है, इसके सामने में हमने इंस्ट्रूमेंट के कुछ क्वेश्चन रखा। क्या रखा, आइडेंटिफाई, मतलब इसको पहचानिए, बताइए क्या है। तो आपने लिखा कि स्पिग्मोमेनोमीटर, 1 नंबर हो गया। फिर हमने पूछा कि इसके डिस्क्राइब इट्स स्केल और डिस्क्राइब इट फंक्शन। तो आपने स्केल का क्या लिखा कि स्केलिंग यूनिट इज मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड स्केल्स आर फ्रॉम 0 to 300। दैट्स ऑल, 1 नंबर के लिए। तीसरा क्वेश्चन हमने पूछा कि इसका फंक्शन क्या है, इसकी यूज कहाँ है। तो आपने लिखा कि इसकी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इसकी ज़रूरत है, इसकी यूज है। तो आपको 1 नंबर मिल गया। तो एक स्पॉटिंग में 3 नंबर रहता है, 2 मिनट टाइम दिया जाता है। आपको परेशान करिए, क्वेश्चन को देखिए, उसका आंसर सर 2 मिनट के अंदर में आपको ये करना है। तो आपको ये मार्क्स कितना मिल जाएगा? सर स्पॉटिंग में क्या ऐसा क्वेश्चन भी रख देते हैं कि इसके डिस्कवरर कौन थे, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है क्या? जो आपके रिकॉर्ड बुक में दिया गया है इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उतना ही उसके आगे पीछे कुछ नहीं। सर रिकॉर्ड बुक में दिया है उसके आपके नॉलेज के लिए दिया है, लेकिन नहीं पूछ। जी सर, पूछ भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन।
लेकिन ऐसा मत पूछिए कि पूछा जाएगा ये सब नो। अगर कोई टीचर सर जो स्पॉटिक रहेगी जैसे मेटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और आपका जो जितना इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा है, अच्छा जितना इंस्ट्रूमेंट दिखा है, टोटल स्पॉटिंग मार्क्स 30। अब आप याद रखो 10 इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू 3 मार्क्स, 3 मार्क्स टोटल कितना हो गया 30। और आपको 2-2 मिनट दिया जाएगा और ऑन साइक्लिकली 10-10 स्टूडेंट में ये कराया जाता है। 30 मार्क्स आपका इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ लिया 50 मार्क आपकी पासिंग मार्क है। आपकी जनरल जो आप बना रहे हो उसमें है 20 मार्क, तो 30, 20, 50। अगर आपने जनरल सही टाइम पे बनाया, साइन कराया, कंप्लीट है और आपने अटेंडेंस आपका सही है, तो आपको इसमें 8 तो मिलना ही है। और अगर आपने इसमें कुछ नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर कम। और एक ध्यान में रखेंगे, अगर रिकॉर्ड बुक किसी के द्वारा कंप्लीट नहीं है, ये हम नहीं सुनना चाहते कि टीचर ने साइन नहीं किया है, मैं आखिर में साइन करता हूँ, सर्टिफिकेट देता हूँ। इसीलिए मेरे पास में मैं एक डेट फिक्स कर दूँगा। डेट मतलब कम से कम 15 दिन देंगे। उसके अंदर में अगर कोई स्टूडेंट ने कंप्लीट करा के, मैंने सभी टीचर से कंप्लीट करा के मेरे पास जमा नहीं करेंगे, तो हम उस रिकॉर्ड बुक को चेक नहीं करेंगे। मतलब ये सोच के रखिए कि आपको प्रैक्टिकल में बैठने से वंचित नहीं करेंगे, लेकिन आपकी रिकॉर्ड बुक में 20 मार्क नहीं है। समझ में आया कुछ? नो सर। इसीलिए हम एक टाइम देंगे और जिस टीचर जो भी प्रैक्टिकल करा रहे हैं उनसे जाके आपकी जिम्मेदारी है उनसे साइन करा। टीचर आपके पास नहीं आएगा, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू गो टू द टीचर, नॉट वंस टाइम बट मोर टाइम्स टू बी साइन बाय द टीचर, फिर आप उसको लेके आए। तो आज मैंने आपको रिकॉर्ड बुक के बारे में बोलना था कैसे करना है, लेकिन एक ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉकडाउन पीरियड में जो भी प्रैक्टिकल कराया जा रहा है इसका रिपीट होगी, लिखा जाएगा, दोनों डेट आपको लिखना है। इसीलिए अभी आप रिकॉर्ड बुक में कोई भी डेट ना डालें, ना उसको फिल करें। ये फिलिंग सब कुछ आपके पास तैयार करा के रख रहा हूँ। जैसे आप लॉकडाउन के बाद आएंगे, जैसे जैसे मैं उसको प्रैक्टिकल कराऊंगा, पिछला डेट और ये डेट दोनों लिखना है, दोनों लिखना है और उसके बाद में हम साइन करेंगे। इसीलिए लॉकडाउन के कारण भले ही हम क्लास इसमें ले रहे हैं ऑनलाइन में, और आप लोग भी यहाँ नहीं आ पा रहा है ना, मैं आपकी रिकॉर्ड बुक साइन कर पा रहा हूँ। साइन के डेट में वो डालूंगा जब आप आएंगे, रिवीजन होगी, उसके बाद इसमें आपकी मार्क्स नहीं कटे जाएंगे। लेकिन जब क्लास चालू होगी उसके बाद में मेरा जब पूरी प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगी, सभी टीचर को खत्म हो जाएगी, फिर हम डेट डिक्लेयर करेंगे कि आप पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड बुक को पेजिंग सही, आपकी इंडेक्स फॉर्म भरना पड़ेगा। इंडेक्स अभी नहीं भरना है, अभी एक भी इंडेक्स को नहीं भरना है। इंडेक्स कब भरेंगे? जब आपको पूरी प्रैक्टिकल कंप्लीट, क्योंकि उस हिसाब से आपको वहाँ पे भी साइन लेना है टीचर से, और इसके बाद में आपको तो मतलब क्या हुआ, कोई भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके ओरल जैसे डॉक्टर सिंगर ने कल क्लास में उसमें आपको हीमोग्लोबिन परसेंटेज बताया, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो हमने किताब में बनाया। तो किताब खोली, स्टॉप पॉज करते, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रैक्टिकल हुआ है। इसके ऊपर में ओरल क्वेश्चन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन आएगा कि
What is the principle of this criteria? What is the name of the method by which the estimation of hemoglobin is done? Sahalis method. Sahalis method. Here again question will come. What are the other methods? Do you know? For Semi-autonomous. that you have to take the book reference, and what the teacher will tell in their classes. Still I am telling, some auto-analyzer machine is there. That is the today's result is more perfect than the Sahalis. Sahalis, what are the drawback of Sahalis? There are so many drawbacks. First, the color. Color matching differs from one person to another. आज मैं जो कलर मैच में बोल रहा हूँ आपका और आपका या दूसरे का एक नहीं होगा, इसलिए इसका वैल्यू इज वेरिएबल। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था, किसी स्टूडेंट ने आपको क्वेश्चन किया था, सर ये वेरिएबल क्यों होती है? इसका आंसर ये है जो मैं आपको बताऊं। मैच, मुझे लग रहा है कि मैच हो गया है और आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है, और इनका भी लग रहा है नहीं हुआ है, और मैचिंग सबसे ज़्यादा कर सकते हैं फीमेल स्टूडेंट, क्योंकि उसका मैचिंग इतनी परफेक्ट है मेल के तुलना में, तो उसकी रीडिंग और हमारी रीडिंग में बहुत फर्क हुआ है। जी सर। ये स्वाभाविक है, इसीलिए रीडिंग में वेरिएशन है। तीसरा है, पिछला प्रैक्टिकल में हमने देखा कि लोकेश ने जो रीडिंग निकाला और सतीश ने जो रीडिंग निकाला, दोनों में फर्क आया। इसमें कुछ पर्सनल एरर हुआ था जिस कारण ये रीडिंग गड़बड़ हुई। क्या पर्सनल एरर हुआ था याद है? सर मेरा 12 आया। नहीं, एरर क्या हुआ था? सर मिक्स कर दिया था मैंने, ड्रॉपर एक ही यूज़ कर लिया था N/10 NaCl के लिए, और डिस्टिल वाटर के लिए एक ही ड्रॉपर यूज़ किया था, और स्टायरर को बार बार मैंने नीचे रखा था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये परफेक्टली आप काम करेंगे तो वेरिएशन नहीं आएगा। एक ही ब्लड हम लेंगे एग्जाम में, जिसका रिजल्ट हम निकल के रखेंगे, और अगर सबका जो रिजल्ट नहीं आया है, अगर 0.5 या 1 में भी वेरिएशन है, दैट इज एक्सेप्टेबल। अगर किसी ने, जैसे आपको पिछले रीडिंग में 0.1 की नहीं था, आपका कितना था? 12। आपका कितना था? 14। 14, 2 डिफरेंस था, ये एक्सेप्टेबल नहीं। इसमें हमारा कोई पर्सनल एरर है तो इसमें अपनी नंबर भी कम मिलेगी, इसीलिए वेरिएशन होता है। इसलिए आप परफेक्टली काम करिए, रिजल्ट सही आएगा। What is the complex form when the blood is added with the invite NaCl? Answer is एसिड होमो hematine। एसिड हेमेटिन कॉम्प्लेक्स। अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए ACID एसिड हेमेटिन कॉम्प्लेक्स लिखो। HAEMATIN कॉम्प्लेक्स। इसका कलर क्या है? What is the color of this acid hematine complex? डार्क ब्राउन कलर नहीं आया? यस सर। बाद में जब हमने डिस्टिल वाटर डालते रहा, वो पेंट हुआ, पेंट नहीं हुआ था। यस सर। पहले एकदम डार्क कलर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द N/10 NaCl is prepared? How the N/10 NaCl is prepared? We have used the prepared N/10 NaCl supplied at the lab। आपके लैब में सप्लाई था N/10 NaCl की बॉटल। ये कैसे बनाया जाता है? 10 ml of concentrated hydrochloric acid is to be added with the 90 ml 1000 ml of हाँ 1000 ml of डिस्टिल वाटर। Distilled water. And you will get N/10 NaCl concentration. Up to what mark you have taken the N/10 NaCl in the hemoglobin tube?
अप टू 2। 2 The answer is 2 2 gram more. per second. 2 gram per second. What are the personal error? What are the personal error? Answer me. Number 1, if all the instruments are not properly washed and dried up. ये दो शब्दों याद रखना है, वॉश एंड ड्राई। वाई ड्राई? अगर आपने पानी रख दिया तो फिर डाइल्यूट हो जाएगा, आपकी एरर आ जाएगा। हाउ टू वॉश? distilled water with the use Now of tell me, distilled. what are the instruments you have to wash? There was a box. बॉक्स के अंदर में कई इंस्ट्रूमेंट थे, इनमें से किस किस को आपको धोना है और ड्राई करना है? Comparator tube, कंपैरेटर ट्यूब नहीं भाई, हीमोग्लोबिनोमीटर। hemoglobinometer tube, नंबर 2 स्टायरर, stirrer, नंबर 3 pipette. ये तीन ही चीज आपको धोना है, ड्राई करना है। तो इसको डिस्टिल वाटर से। अब प्रश्न आता है डिस्टिल वाटर सही है क्या? तो जो डिस्टिल वाटर आपको लैब में दिया जा रहा है उसका भी आप टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने बोला ये पर्सनल एरर है, यू हैव टू करेक्ट योर एरर। तो आप जो डिस्टिल वाटर दिया जा रहा है उसको आप लिटमस पेपर मांगिए और लिटमस पेपर की दुआ के देख लीजिए उसके रीडिंग क्या है। अगर कम ज़्यादा आ रहा है आप तुरंत टीचर को बोलिए, आपके लैब के टेक्नीशियन को बोलिए, सर या मैडम आप इसको चेंज कर दीजिए, इसमें हमारा रिजल्ट सही नहीं आ पाएगा, या आप टीचर को इन्फॉर्म कर दीजिए ये सही। Yes sir. हमने आपको दिखाया था कैसे हीमोग्लोबिन ट्यूब को वॉश करना है, कैसे पिपेट को वॉश करना है, और हीमोग्लोबिन ट्यूब को वॉश करने के लिए हमने किसकी यूज़ किया था? ब्रश ब्रश को। कैसे घुसाया था? ऐसी डायरेक्ट घुसाया था? Clockwise direction. बाय रोटेटिंग, Rotating. घुमा घुमा के। रोटेटिंग माने घुमा घुमा के मैंने अंदर डाला था, फिर घुमाते हुए बाहर निकाला, एक बार में नहीं घुसाया, एक बार में बाहर निकाला। ये चीज़ें बताना है, Yes sir. जो मैं कह रहा हूँ यही चीज़ आपको बताना है प्रैक्टिकल। और उसके बाद पिपेट को कैसे धोए थे? तो पहले हम NaCl से जब यूज करने के बाद NaCl से मत को बोलो, मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्टिल वाटर से करना है। वो तो हमने ब्लड गया था इसलिए बोला था NaCl, समझ गया? तो आपको डिस्टिल वाटर अंदर लीजिए, अंदर सक करना है, फिर बाहर उसको यू हैव टू सक इट एंड थ्रो इट. डिस्कार्ड। सकिंग एंड डिस्कार्ड, सकिंग एंड डिस्कार्ड 2-3 बार करना है। यही चीज हमने फिर कहाँ पे यूज किया था? यही चीज जो सकिंग एंड डिस्कार्डिंग, ये प्रोसेस हमने कहाँ यूज किया था? जब हमने ब्लड को ट्रांसफर किया था हीमोग्लोबिनोमीटर ट्रांसफर ट्यूब नहीं में. हुए, जब हमने ब्लड को इनवाइटेशन के साथ में मिलाया था। Whenever we have mixed the invitation with the blood, Okay, sir. हमने ब्लो किया मैंने फूका तो उसमें ब्लड का नीचे चला गया, फिर हमने ड्रॉ किया ऊपर आ गया. बाई सकिंग, तो ट्यूब के अंदर में थोड़ा सा सॉल्यूशन आया, तो अंदर में जो ब्लड था लगा हुआ था उसको मैंने 2-3 बार ऐसा किया। क्यों? इसलिए मैंने किया था ताकि कुछ चीजें अंदर ना लगे रहे। दूसरा पर्सनल एरर क्या होगा? आपने पिपेट को ट्यूब के अंदर में डाल दिया और तुरंत उसको निकाल दिया। नहीं, उसको ट्यूब के अंदर में साइड में टच करते हुए निकाले। जैसे आपने साइड में टच करते हुए आहिस्ते आहिस्ते निकालना है, एक बार झटके से नहीं निकालना है, आहिस्ते आहिस्ते निकालना है। क्या होगा? पिपेट के साइड में जितना लगा गया था सॉल्यूशन NaCl मिक्स ब्लड, तो वो अंदर में चला जाएगा ब्लड ट्यूब के अंदर। ये एक पर्सनल एरर है। पहले एक पर्सनल एरर है कि
इतना लेना है, 2 ग्राम परसेंट लेना है। आप कैसे समझेंगे कि हमने 2 ग्राम परसेंट लिया है? कैसे समझेंगे? यस, वो जो हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब है उसके लोअर मेनिस्कस को 2 ग्राम परसेंट में हाँ, रख के ये देखिए। नहीं है लोअर मेनिस्कस के ऊपर का पोर्शन मार्किंग में टच किया है। देखिए प्रैक्टिकल आप करने जा रहा है, यू आर ए साइंटिस्ट गया, आपको एकदम साइंटिफिकली काम करना है। अगर इधर इधर हो गया तो आपकी एरर आ जाएगा, रिजल्ट भी सही नहीं आएगा, और रिजल्ट सही नहीं आएगा तो नंबर भी सही मिलेगा। सही बात है ना? यस सर। है ना? सर हमने EDTA मिलाया था ब्लड में। ब्लड से हाँ, EDTA आपको EDTA के लिए EDTA कितना मिला है? वो ही सर। इसके लिए आपके एक प्रैक्टिकल का पोर्शन है, जो चैप्टर इंट्रोडक्शन जो पोर्शन है ये आपके लिए है। कौन सी प्रैक्टिकल में कौन सी एंटीबॉडी लेना है, कैसे मिलाना है, ये आप उसको पढ़ लीजिए। इसमें आपको मालूम हो जाएगा। पेज नंबर है 163 एंड 4। इसमें आपको मालूम हो जाएगा कि कितने क्या एंटीबॉडी लेना है, कितना लेना है, कितना ब्लड में मिलाना है, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। And what are the precautions you have to take? Next question is, what are the precautions you have to take? And how you write the result? आप फिर कैसे रिजल्ट लिखोगे? The hemoglobin estimator of the given sample is, बीच में डैश दिया हुआ है, इसमें आप लिखिए जो रिजल्ट आ रहा है, 13 आ रहा है। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी रिजल्ट 0.5 0.2 में नहीं देना है, दिमाग में बना के रखिए। 13.2 नहीं बताना है, 13.5 नहीं बताना है, कि एवरेज नहीं बताना है। ब्लड प्रेशर भी आपको ऐसे बताना है, और ये भी ऐसे बताना है। तो सर इसमें हम राउंड अप मेथड यूज़ करेंगे क्या? राउंड अप नहीं करना है। अगर 14.9 आ रहा है तो राउंड अप करिए, जैसे राउंड अप की सिस्टम है। राउंड अप की सिस्टम में क्या कहते हैं, पॉइंट के बाद में अगर 7 आता है उसको आप पूरा मान लीजिए। पूरा मान लेते हैं। यही मानते हैं ना, यस सर। वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करें। लेकिन 14.2 है तो नहीं लेना है, 14 नहीं लेना है, जी सर। समझ लीजिए। जैसे हम ब्लड प्रेशर माप रहे हैं, 100.5 नहीं देना रिजल्ट। 100 अगर आपने 100.8 आ रहा है तो आप उसको 110 नहीं मानना है। ब्लड प्रेशर में तो गुंजाइश नहीं है, आपको नहीं करना है। पॉइंट में बहुत फर्क आता है, इसलिए आपको जितना आ रहा है उतना। इसमें 100 आएगा, 111 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, इधर है 10 कहाँ पे है, 110 कहाँ पे है? नहीं, यहाँ से दिखाओ ना, ऐसा मशीन को उठा लो, बताओ कहाँ दिखेगा 100? सर ये ऐसे उंगली से दिखाओ ना। हाँ, 100। 100 ये है और 110 है। हाँ, नहीं मैंने बोला कि 102। 102 सर यहाँ दिखेगा, और 101 101 यहाँ दिखेगा। मैंने उसका स्केल नहीं है, उसके मार्किंग है क्या 101 में? 101 में मार्किंग नहीं है। नहीं है सर। तो 100 और एक मार्किंग के बीच में अगर आता है तो 101 है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। अरे आज मैं क्या बताऊँ, एक तो कल मेरी तबीयत खराब थी, क्योंकि आज मैंने क्लास ले लिया। ये आप लोगों का आशीर्वाद होगा, दुआ होगा। थैंक यू। थैंक यू सर।